हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप्स आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने लेक्चर में लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2027 में जो हमारा होने वाला है उसका पीवाईक्यू बैच, और उसका यहाँ पे लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम अपने इस साल 2026 में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे थे उनका रिवीजन करेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके हिंदी में रहने वाले हैं विद ऑप्शंस। तो आपने क्या करना है कि पहले क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना आप फिर इसके एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। हम उसमें काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, ऑप्शन से रिलेटेड भी, और जितने भी उस क्वेश्चन के आसपास के रिलेटेड टॉपिक बनेंगे वो सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कह रहा है कि लघु उद्योग आरक्षण नीतियों का मुख्य दोष क्या था। जो लघु उद्योग आरक्षण नीतियाँ थी इनमें मेन फॉल्ट क्या था, इनमें क्या कमी थी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी बात समझो कि मान लो आप लोगों की कोई समोसे की दुकान है, ठीक है। अब अगर आप रोज़ सिर्फ 50 समोसे बनाते हो तो आलू, तेल, गैस, मजदूरी, ये सब चीज़ें क्या आपको महंगी पड़ेंगी। इसलिए एक समोसा बनाने की जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो भी ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर आप लोग मतलब रोज़ 5,000 समोसे बनाओगे तो वही तेल, वही गैस और वही मशीनें जो है और वही मजदूर ज़्यादा समोसे बनाने लगेंगे। अब एक समोसे की लागत जो है वो कम हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं पैमाने की अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन, उतनी कम प्रति सामान लागत होगी, यानी कि कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी। अब भारत में क्या हुआ था ना कि आज़ादी के बाद सरकार चाहती थी कि छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये लघु उद्योग, ये जिंदा रहें। अगर बड़े उद्योग हर चीज़ बनाने लगेंगे तो छोटे उद्योग तो बंद हो जाएंगे और लाखों लोगों की नौकरी चले जाएगी इसमें। इसलिए सरकार ने कहा कि कुछ सामान सिर्फ छोटे उद्योग ही बनाएंगे। साथ ही सरकार ने छोटे उद्योगों को कई फायदे भी दिए इसमें। सस्ता लोन प्रोवाइड किया, टैक्स में छूट दी, सरकारी मदद, यहाँ तक तो सब सही था। फिर असली प्रॉब्लम कहाँ पे आई। सरकार ने एक नियम बना दिया ना। उन्होंने कहा कि अगर कोई फैक्ट्री मशीनों और प्लांट पर ज़्यादा पैसा लगाएगी तो उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं माना जाएगा। वहाँ पे उसका दर्जा उसका ख़त्म कर देंगे। यानी अगर कोई उद्योग बड़ा हो गया तो उसकी सारी सरकारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। अब सोचो कि अगर तुम फैक्ट्री के मालिक हो और तुम्हें पता है कि अगर मैंने फैक्ट्री बड़ी कर ली तो सरकार की सारी छूट चली जाएंगी, तो तुम लोग क्या करोगे। ज़्यादातर लोग फैक्ट्री बड़ी ही नहीं करेंगे। ये पहली गलती हुई यहाँ पे। और दूसरा नुकसान ये हुआ था कि उद्योगों ने जानबूझकर अपनी फैक्ट्री छोटी रखी। उन्होंने ज़्यादा मशीनें नहीं खरीदी, ज़्यादा उत्पादन भी नहीं किया, और इसकी वजह से ये जो पैमाने की अर्थव्यवस्था है इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए वो लोग, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो कि मान लो एक फैक्ट्री में 1,000 पेन बनते हैं, दूसरी फैक्ट्री 1,00,000 पेन बनाती है। लागत किसकी कम होगी। जो 1,00,000 पेन बनाने वाली फैक्ट्री है उसकी लागत कम होगी, क्योंकि मशीन वही रहेगी, बिजली वही रहेगी, कर्मचारी भी लगभग उतने रहेंगे, लेकिन उत्पादन क्या है, बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे। इसलिए एक पेन बनाने की लागत यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन भारत के छोटे उद्योग बड़े बने ही नहीं थे, इसलिए उनका खर्च ज़्यादा आ रहा था। और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि उन फैक्ट्रीज को, जो लघु उद्योग है, वो पैमाने की अर्थव्यवस्था, ये उनको नहीं मिल पाई। दूसरा बड़ा नुकसान यहाँ पे ये हुआ कि नई मशीनें जो होती हैं बहुत महंगी होती हैं। अगर उद्योग नई मशीन खरीदता है तो निवेश बढ़ जाता है, और जैसे ही निवेश बढ़ता है ना तो ये एसएसआई का, लघु उद्योग का दर्जा उनका खत्म हो जाता था। तो इस डर से उन उद्योगों ने सोचा ना कि पुरानी मशीन से काम चला लेते हैं, नई नहीं खरीदते हैं, और नई टेक्नोलॉजी आई ही नहीं इस वजह से। अब इसका क्या रिजल्ट निकला कि दुनिया तो आगे निकल गई उस टाइम पे, और विदेशों में नई नई मशीनें आ गई, रोबोट आने लगे, ऑटोमेशन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया वहाँ पे, कम समय में ज़्यादा सामान बनने लगा। लेकिन भारत के कई छोटे उद्योग जो थे वो अभी भी सिर्फ पुरानी मशीनें इस्तेमाल कर रहे थे, और इसी को हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, यानी कि तकनीकी अप्रचलन आ गया यहाँ पे। दुनिया न्यू टेक्नोलॉजी और पहुँच गई थी, लेकिन हम ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हमारे देश में। और क्या नुकसान हुआ इससे कि जब फैक्ट्री छोटी होगी तो मशीन भी पुरानी होंगी, लागत भी ज़्यादा होगी, तो सामान भी महंगा बनेगा, और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। अब सोचो अगर विदेश की कंपनी वही सामान 90 रुपये में बेच रही है और भारतीय कंपनियां जो थी वो 120 में बेचेगी, तो ग्राहक किसका सामान खरीदेगा। ऑब्वियसली वो विदेशी कंपनी का ही सामान खरीदेगा। इसलिए भारतीय उद्योग, ये जो इंटरनेशनल मार्केट था, इसमें भी कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो लघु उद्योग की पॉलिसी आई थी, आई होप लागू कोई बातें समझ में आ गई। ये जो लघु उद्योग आरक्षण नीतियाँ आई थी, इनने उद्योगों को बड़ा बनने से रोका था। उद्योग इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो था, पैमाने की अर्थव्यवस्था, इसका तो फायदा नहीं ले पाए, नई टेक्नोलॉजी नहीं अपना पा रहे, प्रोडक्शन कॉस्ट भी उनकी बढ़ने लगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी कम हो गई, और जो भारतीय उद्योग था वो विदेशी कंपनियों से कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे थे। यही जो हमारा लास्ट ऑप्शन है,
इस नीति का सबसे मुख्य मतलब दोस्त था वो यही था। तो आई होप आप लोगों को अब तक समझ आ गया होगा कि हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि लघु उद्योग आरक्षण नीतियों से ना पैमाने की अर्थव्यवस्था और तकनीकी उन्नयन जो था इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लग गया था उस टाइम पे। थोड़ा अगर हम और देखें तो कुछ ऐसी भी समितियां आई थी जिन्होंने यहाँ पे रिफॉर्म लाने की कोशिश करी थी। जैसे सबसे पहले तो कार्वे समिति 1955 की। इस समिति ने कहा कि ना भारत में छोटे उद्योग बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि गाँव में रोजगार मिलता है इनसे, गरीब लोगों को काम मिलता है, गाँव का विकास होता है और अमीर गरीब का अंतर क्या कम होने लगता है। यानी उस समय छोटे उद्योगों को रोजगार और ग्रामीण विकास का साधन मान रहे थे। अच्छा, यहीं पे एक आबिद हुसैन समिति भी थी। कुछ साल बाद इस समिति ने कहा था आबिद हुसैन ने कि अब देखो समय बदल चुका है, अगर छोटे उद्योगों को हमेशा ही रिजर्वेशन देते रहेंगे तो वो कभी भी बड़े नहीं बनेंगे। तो इस समिति ने कहा कि रिजर्वेशन को धीरे धीरे करके ख़त्म करना चाहिए, इस चीज़ में वी आरक्षण करना चाहिए, डी रिजर्वेशन, ताकि उद्योग जो बड़े बन सकें, नई नई मशीनें खरीदी जाएँ, एक्सपोर्ट बढ़े यहाँ पे और दुनिया से कॉम्पिटिशन भी कर सकें। अच्छा, ये यहाँ पे औद्योगिक नीति संकल्प 1956 भी एक बार समझ लीजिए। इस नीति में सरकार ने ना दो काम किए थे। एक तो ये किया कि जो पब्लिक सेक्टर है इसको मजबूत बनाया, सार्वजनिक क्षेत्रों को, और दूसरा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी इनकी मदद करी, जो लघु उद्योग क्षेत्र होते हैं, सस्ता लोन प्रोवाइड करके, कम ब्याज पर पैसा देके, सरकारी रियायतें दी, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करे ताकि छोटे उद्योग शुरू हो सकें। अच्छा, फिर 1991 के बाद क्या हुआ था, ये तो आपको बहुत पता होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1991 में भारत में लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण को शुरू किया। ये अब सरकार ने सोचा कि अगर उद्योगों को हमेशा ही छोटा रखेंगे तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सरकार ने धीरे धीरे रिजर्वेशन को हटाना शुरू किया उद्योगों में। अब उद्योग क्या है, वो जितने बड़े बनना चाहते थे उतने बन सकते थे, नई नई मशीनों को खरीद सकते थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला सकते थे और दुनिया की कंपनियों से भी कंपटीशन कर सकते थे। तो इतनी सी बातें थी हमारे पास यहाँ पे जानने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये उद्योगों के बारे में और जो आरक्षण नीतियाँ थी उनकी इस बारे में थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 जो थी उसका मॉडल कौन सा था, किस मॉडल पे बेस्ड थी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं ये 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन, बताइए। हाँ, तो जो हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ना, ये हमारा हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड थी। थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में समझे कि 1951 में भारत की हालत कैसी थी, अगर हम देखें, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी उस टाइम पे। उसके ऊपर भारत का पार्टीशन भी हो गया था, विभाजन जिसे हम कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो चुके थे ना। इस विभाजन के कारण बहुत सारी खेती की ज़मीनें पाकिस्तान में चली गई थी, लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत आ गए थे, खाने पीने की चीज़ों कम हो गई थी, बिजली सिंचाई उद्योग ये भी बहुत ही कम थे। यानी कि भारत को सबसे पहले तो अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना था। इसी चीज़ के लिए 1951 में सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान है उसे शुरू किया। फर्स्ट वाली जो थी वो यहीं से शुरू हुई थी 1951 से, और ये योजना जो थी ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे थी। ये मॉडल बहुत ही आसान सा है, इसको मैं आप थोड़ा समझाता हूँ आपको। ये कहता है ना कि अगर देश ज़्यादा सेविंग करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश भी ज़्यादा करेगा, और अगर ज़्यादा निवेश करेगा तो ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, सड़क, बांध, बिजली, खेती, इन चीज़ों का विकास होगा, और जब ये सब होगा तो देश तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बस पूरा मॉडल यही कहता है। ये एग्जाम्पल के लिए ना, जैसे अगर तुम्हें कोई दुकान खोलनी है, अगर तुम हर महीने 1,000 रुपये बचाते हो तो दुकान खोलने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर तुम 20,000 रुपये बचाने लग गए तो जल्दी दुकान खोल लोगे और दुकान भी खुल जाएगी और कमाई भी शुरू हो जाएगी। यानी कि जितनी ज़्यादा सेविंग करेंगे, जितनी ज़्यादा बचत होगा, उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उतनी ज़्यादा ही इनकम और डेवलपमेंट होगा। यही हैरोल्ड डोमर मॉडल की पूरी सोच थी। तो सरकार ने यहाँ पे क्या किया कि सरकार ने कहा हमें सबसे पहले ऐसी चीज़ों में पैसा लगाना चाहिए ना जिससे पूरा देश आगे बढ़ सकता है। तो सरकार ने ध्यान दिया कि एक तो खेती पर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन पे, सिंचाई पे, बिजली पे, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर किसान के पास ये तीनों चीज़ें होंगी, मतलब किसान के पास बेसिकली अगर पानी होगा तो ज़्यादा फसल होगी, अगर बिजली होगी तो खेती अच्छी होगी और उद्योग भी इससे अच्छे चलेंगे। इसलिए सरकार ने ना बड़े बड़े बांध बनवाए थे, भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजना जो थी। अब सरकार ने बांध ही क्यों बनाया, अगर हम देखें, क्योंकि होता क्या है कि एक बांध से कई सारे फायदे होते हैं। खेतों को पानी मिलता है, बिजली बनती है, बाढ़ को रोका जा सकता है, पीने का पानी मिलता है, उद्योगों को भी पानी और बिजली मिलती है इन चीज़ों से। इसलिए इन्हें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये क्या रही, सफल ही रही या असफल रही, अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा सफल रही थी। सरकार ने सोचा था कि
2.1% की दर से बढ़ेगा, लगभग इतने से बढ़ेगी, वृद्धि होगी। लेकिन असली विकास दर जो निकली वो 3.6% निकली, यानी कि सरकार की उम्मीद से भी ज़्यादा विकास हुआ था। इसलिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, उसे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्लान माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा सफल। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो हमारा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। अच्छा, अगर हम ये सैलो मॉडल के बारे में देखें, जो हमारा ऑप्शन ए में है, ये दिया था रॉबर्ट सैलो ने। इसने कहा था कि सिर्फ पैसा लगाना ही काफ़ी नहीं होता है। अगर मशीनें पुरानी हो रखी हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी है और लोग भी स्किल्ड नहीं है, तो विकास ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा यहाँ पे। इसलिए देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि नई नई टेक्नोलॉजी आए, स्किल्ड वर्कर आए, जो पूंजी है, जो श्रम है, मतलब कैपिटल, लेबर, इन सब चीज़ों का बढ़ावा हो। यानी टेक्नोलॉजी असली गेम चेंजर थी इनके हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए ना, मान लो 2 किसान हैं, दोनों के पास बराबर की ज़मीन है, लेकिन एक किसान ट्रैक्टर और नई मशीन से खेती कर रहा है और दूसरा वाला अभी भी बैलों से खेती कर रहा है। तो किसकी खेती ज़्यादा होगी बताओ? बिल्कुल जिसके पास नई टेक्नोलॉजी है। और यही सोलो मॉडल जो होता है ये समझाता है। अगर हम यहाँ पे केनेसियन मॉडल देखें अपना, तो ये दिया था जॉन मायनार्ड कीन्स ने। इन्होंने एक अलग बात कही थी कि कई बार देश में फैक्ट्री भी होती है, सामान भी होता है, लेकिन लोग खरीदते ही नहीं है। अब ऐसे में क्या होगा? तो फैक्ट्री बंद होने लग जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी यहाँ पे। इसलिए इस पॉइंट पे बीच में सरकार को आना चाहिए। सरकार यहाँ पे क्या कर सकती है? वो ज़्यादा खर्चे करेगी, सड़कें बनाएगी, पुल बनवाएगी, सरकारी नौकरियाँ देगी जनता को, लोगों के हाथ में पैसा पहुँचाएगी। और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो सामान खरीदने लगेंगे, सामान बिकेगा, फैक्ट्रियाँ चलेंगी, रोजगार बढ़ेंगे इन चीज़ों से। इसी चीज़ को कहते हैं सरकारी हस्तक्षेप केनेस मॉडल में, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जिसे कहेंगे। जब लोग खरीदना बंद कर देंगे तो सरकार को खर्च बढ़ाकर इकोनॉमी को दोबारा चलाना पड़ेगा। ये केनेसियन मॉडल था। अगर यहाँ पे हम लास्ट वाला अपना महालनोबिस मॉडल देखें, तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जब ये खत्म हुई तो सरकार ने सोचा ना, अब सिर्फ खेती पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, अब देश में बड़े बड़े उद्योग भी लगाने पड़ेंगे। इसलिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड वाली, 1951 से 1956 से 1961 में, इसे प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने दिया था। उन्होंने एकदम एक नया मॉडल दिया और उसके नाम पर ये मॉडल है। अगर भारत को लंबे समय तक मजबूत बनना है तो जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, भारी उद्योग, उनको बनाना पड़ेगा। जैसे कि स्टील की फैक्ट्रियाँ, मशीन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, सीमेंट उद्योग, भारी इंजीनियरिंग। यानी पहली योजना का फोकस तो हम जानते हैं कि खेती था, ये हैरोल्ड डोमर वाले, इसका तो खेती मेन मोटिव था। लेकिन जो दूसरा था महालनोबिस वाला सेकंड, ये था औद्योगिकरण के बारे में, पूरा फोकस इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है हैरोल्ड डोमर मॉडल, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये जितने भी बाकी मॉडल्स थे उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया, मैंने आपको ये समझा दिया, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके लिए एक जगह पे इकट्ठा करके लगा रखा हूँ। जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी ना, टोटल 12 थी, 1951 से शुरू हुई थी और 2012-17 वाली लास्ट थी, जो 2015 पे बंद हो गई थी। उसके बाद नीति आयोग आ गया था। तो इनके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे वो कवर कर दी हैं, आपको एक बार ही पूरा देख लेना है। नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हो, वरना इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये जो पहले लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है योजना काल, यानी कि पहली योजना थी वो 1951 से 56 तक थी। इसमें गवर्नमेंट ने टारगेट किया था 2.1% के विकास का, लेकिन वास्तव में 3.61% का विकास दर हुआ था। और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड है। इसमें किस चीज़ को प्राथमिकता दी थी? कृषि, सिंचाई, विद्युत, इन चीज़ों को। तो एग्जाम में टेबल से रिलेटेड कहीं से भी कोई चीज़ डायरेक्ट पूछ सकता है, तो आप एक बार इसको जरूर देख के जाइएगा। इन शॉर्ट इससे आपका एक ना क्वेश्चन कवर हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। एक मानक फील्ड हॉकी पिच की लंबाई कितनी होती है? जो हॉकी खेलते हैं ना जहाँ पे, उस फील्ड की लंबाई कितनी होती है? अगर हम देखें कि जो हमारा हॉकी का मैदान होता है ना, इस तरह से होता है, वो आयतकार शेप में, रेक्टेंगल के शेप में होता है। अब इसकी जो दो मेजरमेंट मेन है, एक तो ये लेंथ है जो कि 91.4 मीटर के बराबर होती है, और जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई जिसे कहते हैं, विड्थ कह लो इसे, ये 55 मीटर के बराबर है। हमसे यहाँ पे लंबाई पूछी थी ना इसकी, तो वो 91.4 मीटर हमारा सही आंसर है। अच्छा, ये जो मेजरमेंट है ये डिसाइड कौन करता है? क्या हर देश अपनी मर्जी से मैदान बना सकता है? तो ऐसा नहीं होता है। पूरी दुनिया में ना जो हॉकी के मैदान होते हैं उसका एक जैसा साइज होता है, और ये नियम बनाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कहते हैं।
ये हॉकी की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब चाहे भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कहीं पे भी हो, हर जगह इंटरनेशनल हॉकी मैच का जो मैदान होता है वो इसी साइज का होगा। अगर हम पूरी पिच का एरिया निकाल लें तो ये मोटा मोटा ना 5027 वर्ग मीटर का होता है। यानी कि ये काफ़ी बड़ा मैदान होता है जिसमें 22 खिलाड़ी जो हॉकी खेलते हैं वो आराम से आ सकते हैं। अच्छा, जो पूरा मैदान होता है वो खाली नहीं होता है। अगर उसमें हम देखें, थोड़ा सा समझें यहाँ पे, तो एक ये सेंटर लाइन होती है, ऐसे मध्य रेखा जिसे कहते हैं। ये मैदान को ना 20 से दोनों बराबर हिस्सों में बांट देती है सेंटर लाइन। 23 मीटर लाइन या फिर 23 मीटर लाइन देखें तो सेंटर लाइन के दोनों तरफ ना 23 मीटर की दूरी पर एक लाइन बनी हुई होती है। यहाँ पे इनकी दूरी 23 मीटर है, यहाँ पे भी इसी तरह से। तो ये वाली जो लाइन है, ये इसी को 23 मीटर लाइन कहते हैं। पहले इसे 25 यार्ड लाइन भी कहा जाता था, 25 यार्ड लाइन। अब लेकिन इंटरनेशनल रूल्स में से 23 मीटर लाइन कहने लगे हैं। ये लाइन कई रूल्स लागू करने में काम आती है। अच्छा, यहाँ पे सफ़ेद लाइनें होती हैं, वाइट लाइंस। तो मैदान की सारी बाउंड्री जो होती है ना, ये वाली ये पूरी बाहर की, ये सफ़ेद होती हैं। इनकी जो मोटाई होती है, जो चौड़ाई, वो लगभग लगभग 75 मिलीमीटर के बराबर होती है, 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये ना, ये वाइट लाइन भी जो होती है ये भी मैदान का हिस्सा मानी जाती हैं। मतलब कि अगर बॉल इन वाइट लाइनों को, इन बाउंड्री वाली लाइन को टच करती है तो बॉल अभी भी मैदान के अंदर ही मानी जाती है यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को मैदान के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ आया होगा किस तरह का होता है। थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में देखें मैदान से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, जिसकी फील्ड मार्किंग कहेंगे, जिन्हें हम शूटिंग सर्कल क्या होता है, डी। अब जो गोल पोस्ट होता है ना, जहाँ पे गोल करते हैं हॉकी में, वो एक हाफ सर्कल के जैसा होता है। मतलब ऐसे करके ऐसा बना हुआ होता है, तभी उसको डी कह रहे हैं, अर्धवृत्त शेप में। इसको शूटिंग सर्कल या डी कहते हैं। इसका काम होता है कि हॉकी में कोई भी गोल तभी माना जाता है ना जब बॉल इस डी के अंदर से हिट करी होती है। इस शूटिंग सर्कल से जब बॉल को हिट करता है तभी गोल होता है। अगर बॉल बाहर से सीधे गोल में चलेगी तो उसको गोल नहीं मानते हैं। और इस डी का जो रेडियस होता है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये लगभग लगभग 14.63 मीटर के बराबर होता है, 16 यार्ड या 16 गज कहते हैं जिसे। मान लो ना एक खिलाड़ी बहुत दूर से बॉल मारता है और उसने बॉल सीधे सीधे गोल में डाल दी, लेकिन उसने बॉल डी के बाहर से मारी थी, तो उसको यहाँ पे गोल मिलेगा नहीं मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा यहाँ पे गोल। जब बॉल पहले इस डी के अंदर आई हो और वो वहीं से शॉट खेले और तब जाके गोल पोस्ट में जाए, तभी उसको गोल मिलेगा। यहाँ पर एक होता है पेनल्टी स्पॉट। तो गोल के सामने ना एक छोटा सा गोल निशान बना हुआ होता है, इसे कहते हैं पेनल्टी स्पॉट। यहाँ से पेनल्टी स्ट्रोक लिया जाता है। ये गोल लाइन के ना लगभग 6.4 मीटर की दूरी पर होता है, यहाँ पे कहीं। अगर किसी खिलाड़ी ने ना गोल बनने से पहले कोई सीरियस फॉल कर दिया तो दूसरी टीम को पेनल्टी स्ट्रोक मिल जाता है यहाँ पे, और प्लेयर इसी स्पॉट से आके फिर बॉल मारता है यहाँ से, दूसरे टीम का प्लेयर। एक होता है पेनल्टी कॉर्नर मार्किंग। तो गोल पोस्ट के दोनों तरफ ना बैक लाइन पर छोटे छोटे मार्क बने होते हैं, लगभग 5 मीटर 10 मीटर की दूरी पे ऐसे बनाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल पेनल्टी कॉर्नर्स के समय खिलाड़ियों को सही पोजीशन पे मतलब रखने के लिए किया जाता है। यहाँ पे अगर हम प्लेइंग सरफेस देखें, खेल की सतह के बारे में, तो पहले क्या होता था कि जो हॉकी है वो घास पे खेली जाती थी, नेचुरल ग्रास जो होती है। लेकिन अब इंटरनेशनल हॉकी जो है वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल टर्फ पे खेलते हैं, ये कृत्रिम टर्फ जिसे कहते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि घास बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो आर्टिफिशियल टर्फ होता है ना, ये बॉल ज़्यादा स्मूथ रहती है यहाँ पे, और बॉल की स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाती है, बाउंस भी अच्छे से करती है, और मैच ज़्यादा फेयर होता है इस बार यहाँ पे। यहीं पे वाटर बेस्ड टर्फ अगर हम समझें, ये वाटर बेस्ड पिच, तो ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में खास तरह के आर्टिफिशियल टर्फ का इस्तेमाल होता है। इसी को वाटर बेस्ड टर्फ कहते हैं। मैच शुरू होने से पहले ना इस टर्फ पर पानी डाल देते हैं, और पानी डालने से क्या होता है कि बॉल और भी ज़्यादा स्मूथ चलने लगती है। जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण, वो एकदम कम हो जाता है, तो खिलाड़ियों को गिरने पे भी चोट नहीं लगती है। और जो बड़े बड़े इंटरनेशनल मैचेस होते हैं ना, उसमें वाटर बेस्ड टर्फ इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे जो स्कूल्स होते हैं या क्लब्स होते हैं, उनमें कौन सा टर्फ होता है? तो यहाँ पे तो वाटर बेस्ड टर्फ लगाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसलिए जो स्कूल वगैरह में हॉकी वो ग्राउंड होते हैं, कॉलेज होते हैं, क्लब होते हैं, इन पे मेनली जो सैंड बेस्ड होते हैं या सैंड फील्ड आर्टिफिशियल टर्फ होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। ये सस्ते भी होते हैं, उनके मेंटेनेंस भी मतलब ईजिली होती है, सस्ता पड़ जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी हॉकी से रिलेटेड बात समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था 91.4 मीटर, जो कि हॉकी पिच की लंबाई है। और उसकी विड्थ कितनी थी अभी बताओ, मैंने आपको बताया था। उसकी विड्थ हमारी होती है 55 मीटर की। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा एक क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कह रहा है कि 2015 में शुरू की गई अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना, इसका लक्ष्य क्या है? 2015 में इसे शुरू किया था अमृत मिशन को, इसका लक्ष्य क्या था?
सबसे पहले मान लो ना कि ये अमृत मिशन है, इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लो कि एक शहर है जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन उनके घर में पानी भी नहीं आता है, सीवर की व्यवस्था भी बड़ी ख़राब है, बरसात में सड़कें पानी से भर जा रही हैं, पार्क है ही नहीं, चलने के लिए फुटपाथ बिल्कुल भी नहीं है। अब बताओ, अगर ऐसे शहर में लोग रहेंगे तो उनकी लाइफ कैसी होगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। और यही प्रॉब्लम ना भारत के कई सारे शहरों में है। इसलिए सरकार ने सोचा कि अगर लोगों की लाइफ अच्छी बनानी है तो सबसे पहले तो शहरों की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनको ठीक करना होगा। और इसी सोच के साथ जून 2015 में ना सरकार ने एक नई योजना लेकर आई थी जिसको कहते हैं अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म ये है, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, हिंदी में से कहें अगर हम। तो इस योजना का सबसे पहला लक्ष्य था कि हर घर तक साफ पानी पहुंच सके। सरकार चाहती थी कि हर घर में नल लगे हों, उनमें नियमित रूप से मतलब पानी आता रहे रेगुलरली, क्योंकि हर इंसान को पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। दूसरा उद्देश्य ये था कि सिर्फ पानी देना ही मतलब यहाँ पे काफ़ी नहीं होगा, अगर घर का गंदा पानी बाहर नहीं जाएगा तो बीमारी फैलने लगेगी। इसलिए सरकार ने कहा कि हर घर को सीवर कनेक्शन जो होगा वो भी मिलना चाहिए, यानी जो गंदा पानी है वो पाइप के जरिए सही जगह पर पहुंच जाए और शहर साफ रहे। तीसरा उद्देश्य था इसका कि दिल्ली जैसे शहर में अगर देख लो जोरदार बारिश हो गई, अगर पानी निकलने की व्यवस्था ही नहीं है तो होगा क्या कि सड़कें डूब जाएंगी, ट्रैफिक जाम लग जाएगा, लोगों के घरों में पानी भरने लग जाएगा। तो अमृत मिशन में ना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, यानी कि तूफानी जल निकासी या फिर बरसाती पानी का निकासी, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि बारिश का पानी जल्दी से निकल जाए। इसका चौथा उद्देश्य क्या था, सरकार चाहती थी कि लोग एक छोटी दूरी के लिए मतलब बाइक या कार का इस्तेमाल ना करें नज़दीक नज़दीक जाने के लिए। तो शहरों में साइकिल ट्रैक बनाए जाएँ, अच्छे अच्छे फुटपाथ बनाए जाएँ ताकि लोग पैदल चलें, साइकिल चला सकें। इसे कहते हैं नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, यानी कि गैर मोटरीकृत शहरी परिवर्तन, यानी ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें इंजन का इस्तेमाल ना हो। पांचवा उद्देश्य अगर हम देखें तो सरकार चाहती थी कि शहर सिर्फ इमारतों के ही ना बने हो, बल्कि यहाँ पे पार्क हों, ग्रीन एरियाज हों, बच्चों के खेलने की जगह हो, ओपन स्पेस हो, ताकि लोग साफ हवा में घूम सकें और उनकी लाइफ की क्वालिटी भी थोड़ा बेटर हो। तो ये सब इसके मेन उद्देश्य थे अगर हम देखें अमृत मिशन के। तो ये योजना ना पूरे भारत के हर शहर में नहीं चलाई थी उस समय, लगभग इसे 500 शहरों में सबसे पहले इंप्लीमेंट करा था जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी। जैसे हर राज्य की राजधानियाँ, विरासत शहर जिसे कहते हैं, हेरिटेज सिटीज़ जो होते हैं, बड़ी नदियों के किनारे बसे हुए महत्वपूर्ण जो शहर हैं उन जगहों पे। तो आई होप आप लोगों को अमृत मिशन के बारे में सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर हमने ऑप्शन देखे, डिजिटल सेवाओं को बढ़ाना नहीं, इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ग्रामीण रोजगार का विस्तार करना नहीं, कृषि विपणन को बढ़ाना नहीं, शहरी बुनियादी ढांचा और जल आपूर्ति, हाँ अभी हमने अमृत के बारे में यही तो पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अमृत मिशन का लक्ष्य क्या था। यहीं पे उसके बाद सरकार ने क्या करा कि अमृत 2.0 भी लेकर आई, थोड़ा सा इसको भी समझाता है। सरकार ने देखा ना कि पहली योजना जो उससे बहुत फायदा हुआ है, तो अक्टूबर 2021 में अमृत 2.0 को शुरू किया गया। इसका लक्ष्य और बड़ा था, सरकार चाहती थी कि लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकायों पर, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में, जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इन सभी क्षेत्रों के हर घर तक 100% पानी पहुंचाया जाए। मतलब कोई भी घर पानी से वंचित नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे कोई मतलब पानी के बिना ना हो। सिर्फ पानी देना यहाँ पे काफ़ी नहीं था, जो गंदा पानी है उसको भी निकालना है, उसे साफ करके दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाना है। इसे कहते हैं रीयूज़ और रिसाइकल, हाँ ये पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, यानी कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे दोबारा उपयोग में लाना है। इसी सोच को सर्कुलर वाटर इकोनॉमी कहते हैं, जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था, मतलब पानी बार बार इस्तेमाल हो और बर्बाद भी ना हो। यहीं पे इससे रिलेटेड कुछ स्कीम है अगर हम देखें, शहरी परियोजना है, तो स्मार्ट सिटी मिशन जिसे हम कहते हैं, ये स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब क्या है कि कैसे बड़ी बड़ी इमारतें बना दो, नहीं, स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए शहरों में जिससे शहरों को बेहतर बनाया जा सके। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगा के, सीसीटीवी लगा के, जगह जगह ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करके, डिजिटल गवर्नेंस को बना के, वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसको अच्छा करके, यानी टेक्नोलॉजी से लोगों की लाइफ को आसान बनाना, इसका भी एक मोटिव था स्मार्ट सिटी मिशन का। और अगर यहीं पे स्वच्छ भारत मिशन शहरी, यानी कि अर्बन, ये भी सरकार ने योजना चलाई थी। इसका मेन उद्देश्य था कि शहरों को कचरा मुक्त करा जाए, गार्बेज फ्री, और ओडीएफ यानी कि खुले में शौच मुक्त बनाया जाए, ओपन डिफिकेशन फ्री, कोई भी व्यक्ति खुले में शौच ना करे, सब लोग टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है, शहर साफ बने रहता है और स्वस्थ रहते हैं वहाँ के लोग। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें भी समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी वित्तीय संस्थान भारत की निर्यात और आयात गतिविधियों का समर्थन करने में अग्रणी भूमिका निभाता है, बताइए। इनमें से ऐसा कौन सा वित्तीय संस्थान है, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, वर्ल्ड बैंक या सिडबी,
जो आयात निर्यात वाली गतिविधियों को सपोर्ट करता है और बहुत ही मेन रोल प्ले करता है इसमें। तो अगर आपको एक्जिम का फुल फॉर्म पता हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम से क्लियर हो रहा है, आयात निर्यात, यही ये काम करता है। हर देश दूसरे देशों से सामान खरीदता भी है और बेचता भी है। जैसे भारत विदेशों को सामान भेजता है, निर्यात करता है, चाय, दवाइयाँ, कपड़े, चावल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, और भारत विदेशों से खरीदता भी है, इंपोर्ट करता है, आयात करता है, कच्चा तेल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और मशीनें वगैरह। अब सोचो अगर किसी भारतीय कंपनी को अमेरिका, जापान, दुबई इनमें अपना सामान बेचना है तो उसे बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे पहले सामान बनाना होगा, पैकिंग करनी होगी, शिप या एयर कार्गो से भेजना होगा, पेमेंट पता नहीं कितने महीने बाद मिलेगी। अब इतने पैसे देगा कौन एकदम से? तो यहीं पर ये एक्जिम बैंक जो है ये आता है। इसका पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये एक ऐसा बैंक है ना जो भारत के निर्यात और आयात से जुड़े व्यापार को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। सिंपल शब्दों में, जो बैंक भारतीय कंपनियों को विदेशों में व्यापार करने के लिए पैसे और दूसरी मदद देता है उसी को हम यहाँ पे एक्जिम बैंक कहते हैं। ये बना था 1982 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्ट 1981 से, यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981। इसके अगले साल ही एक्जिम बैंक 1982 में बन गया था। अब सरकार ने एक्जिम बैंक को बनाया क्यों? माना दिल्ली की कोई एक कंपनी है जो जर्मनी को 100 करोड़ की मशीनें बेचना चाह रही है, लेकिन मशीन बनाने के लिए पहले पैसा चाहिए, शिपिंग का खर्चा भी लगेगा यहाँ पे, और जर्मनी से पेमेंट भी शायद 3-6 महीने बाद कब मिले। अब कंपनी ऐसे में क्या करेगी? अगर उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं पाएगी। इसलिए सरकार ने यहाँ पे एक्जिम बैंक बनाया ताकि जो भारतीय कंपनी है वो इससे लोन ले सकें, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले यहाँ पे उन्हें, विदेशों में बिजनेस करने में आसानी हो। अगर हम देखें एक्जिम बैंक जो ये गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, ये पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर आता है, गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है ये। इसका मालिक सीधे सीधे इंडियन गवर्नमेंट है। एक्जिम बैंक सिर्फ यहाँ पे लोन नहीं देता है, ये कई तरह की मदद करता है। अगर हम देखें सबसे पहले बायर्स क्रेडिट के बारे में अगर हम समझें तो जैसे केन्या की सरकार भारत से 500 बसें खरीदना चाहती है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसके पास अभी पूरे पैसे नहीं है। अब यहाँ पे होगा क्या कि एक्जिम बैंक जो होगा केन्या को लोन दे देगा, केन्या उस लोन से भारत की बसें खरीदेगा, और लोन विदेशी बायर को मिल गया यहाँ पे, लेकिन फ़ायदा भारत की एक्सपोर्ट कंपनी को हुआ। इसी को कहते हैं बायर क्रेडिट, यानी कि बायर को लोन देना। अब यहीं पे एक चीज़ और है, सप्लायर क्रेडिट। मान लो भारत की कंपनी ने ब्राज़ील को सामान भेज दिया, लेकिन ब्राज़ील बोलेगी हम पेमेंट तो भैया 6 महीने बाद कर पाएंगे। अब भारतीय कंपनी का जो पैसा है वो तो फंस जाएगा ना यहाँ पे। तो एक्जिम बैंक यहाँ पे क्या करेगा कि भारतीय कंपनी की मदद करता है, वो लोन भारतीय एक्सपोर्टर को मिल जाता है। इसी को कहते हैं सप्लायर क्रेडिट, यानी कि सप्लायर जो सामान बेच रहा है उसको लोन प्रोवाइड करना। एक चीज़ और है, शिपमेंट पूर्व क्रेडिट, यानी कि प्री शिपमेंट क्रेडिट। तीसरा केस, अभी सामान बना ही नहीं है, कंपनी को रॉ मटेरियल्स खरीदना है, मजदूरों को सैलरी देनी है, पैकिंग करनी है, लेकिन पैसे तो है ही नहीं पे कंपनी के पास। तो यहाँ पे एक्जिम बैंक क्या करेगा, पहले ही लोन दे देगा कंपनी को। इसी को यहाँ पे प्री शिपमेंट क्रेडिट कहते हैं, मतलब कि शिपमेंट से पहले ही मिलने वाला लोन, सामान भेजने से पहले मिलने वाला लोन। एक्जिम बैंक ना लोन देने के अलावा जो कंपनियां हैं भारत की उनको मार्केट रिसर्च में भी हेल्प करता है, यानी कि किस देश में कौन सा सामान ज़्यादा बिकेगा, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे कंपटीशन कम है, ये सब जानकारी भी इकट्ठा करके देता है। वो सलाह देता है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है कि अगर किसी कंपनी को समझ नहीं आ रहा है कि विदेश में बिजनेस कैसे शुरू करते हैं तो यहाँ पे हेल्प करेगा। टेक्निकल असिस्टेंट देता है, तकनीकी सहायता, नई टेक्नोलॉजी, क्वालिटी स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल रूल्स, इन चीज़ों को समझाने में यहाँ पे भी एक्जिम बैंक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो हमसे पूछा था ना कि निर्यात और आयात गतिविधियों का समर्थन, तो वो एक्जिम बैंक करता है। अच्छा, यहीं पर अगर हम नाबार्ड देखें, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, अगर किसान को लोन चाहिए तो क्या वो एक्जिम बैंक देगा? तो नहीं, उसी के लिए नाबार्ड को बनाया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि ये बैंक किसानों, खेती, गांव और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो 1982 में हुई थी, 12 जुलाई को। अगर यहाँ पे सिड भी देखें तो अगर सोचो कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है, जैसे फर्नीचर की फैक्ट्री, गारमेंट्स की शॉप कपड़ों की, मोबाइल एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके लिए कौन मदद करेगा? एक्जिम बैंक नहीं, यहाँ पे सिड भी आएगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो MSME होते हैं ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु उद्योग, छोटे और मध्यम उद्योग जो होते हैं उनको हेल्प करता है। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये सिर्फ भारत का बैंक नहीं है, ये पूरी दुनिया के देशों का बैंक है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। कैसे? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पे देखिए सारी बातें यहाँ पे लिखी मिल जाएंगी आपको।
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था, इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में जो है। ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है ना, अगर किसी गरीब या विकासशील देश को सड़क बनानी है, बिजली परियोजना शुरू करनी है अपने वहाँ, स्कूल या हॉस्पिटल्स बनाने हैं, गरीबी अपनी कम करनी है, तो वर्ल्ड बैंक वहाँ पे लोन देता है और कभी कभी ग्रांट भी दे देता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर एग्जिम बैंक है। चलिए हम अब आगे चलते हैं। अच्छा चलिए हम अपने लेक्चर को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो गए कवर और काफ़ी डिटेल में कवर हुए हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लेना। बाकी अब हम इसके नए लेक्चर में मिलेंगे नए पार्ट के साथ, जहाँ पे हम और जो क्वेश्चंस इस साल आए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ।